नमस्कार मित्रों, टूवर्ड्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। वेलकम टू टूवर्ड्स एजुकेशन। मैं सतीश कुमार आपको टीजीटी इंटरमीडिएट बीएससी के अध्ययन हेतु प्रथम प्रश्न पत्र जीव विज्ञान का करा रहा हूं। तो मित्रों, आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको काइटिन, हेमोसेलुलोज, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स कराए थे। इस समय टीजीटी के जो एग्जाम है उनमें अभी समय है, तो आपको टीजीटी की तैयारी के लिए समय रहते हुए आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं। सिलेबस करने के लिए आपको टूवर्ड्स एजुकेशन चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको सिलेबस की तरफ ले जाता हूं। लिपिड्स का मतलब लिपोस, फैट और आयली, ग्रेसी, वैक्सी। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार के ऑयली होते हैं, ग्रेसी होते हैं और वैक्सी होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जीवधारियों में पाए जाते हैं। घी, चर्बी, वनस्पति तेल, मोम, प्राकृतिक रबड़, कोलेस्ट्रॉल, पादपों के रंगा पदार्थ यानी पिगमेंट्स एवं ओडोरस पदार्थ, स्टेरॉयड हार्मोन्स, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। अब मैं आपको फैटी एसिड में क्या है कि एक चीज और रह गई कि जो हमारा लिपिड्स है, लिपिड्स आधुनिक लिपिड्स तथा जैव रासायनिक का जो जनक है वो है विल्हेम ब्लूर। 1925 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विल्हेम ब्लूर। उन्होंने प्रथम बार आधुनिक लिपिड तथा जैव रसायन का नाम दिया था विल्हेम ब्लूर। ये आपको सवाल आ सकता है। इस तरह से आपको मैं फैटी एसिड क्या होता है कि वसीय अम्ल अधिकांश लिपिड्स का प्रमुख भाग बनाते हैं। प्रत्येक वसीय अम्ल के अणु में हाइड्रोकार्बन्स CH2 की एक अशाखित यानी अनब्रांच्ड श्रृंखला होती है। श्रृंखला में CH2 की संख्या 4 से 36, परंतु याद रखने वाली बात यह है कि इसमें सदैव संख्या इवन नंबर यानी सम संख्या रहती है। श्रृंखला के एक छोर के कार्बन परमाणु से एक कार्बोक्सिल समूह तथा दूसरे का छोर के कार्बन परमाणु से एक मैथिल समूह CH3 जुड़ा रहता है। कार्बोक्सिल समूह एक ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज के कारण ध्रुवीय पोलर होता है, अतः ये वसीय अम्ल का जल में घुलनशील होता है। अणु का शेष भाग जल में घुलनशील भाग होता है। अब आपको संतृप्त एवं अनसंतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त और अनसंतृप्त जो आपने पहले समीकरण में बैलेंस देखा होगा, किया होगा काफी, तो वो संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल, इसमें हमें परमाणु कार्बनों का और बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें आते हैं आपके लौरिक अम्ल का जो कार्बन परमाणु होता है वो 12 होता है, और माइरिस्टिक अम्ल का जो कार्बन परमाणु होता है वो 14 होता है। पायमेटिक अम्ल का कार्बन परमाणु 16
और स्टेरिक अम्ल का कार्बन परमाणु 18 और एरेकिडिक अम्ल का कार्बन परमाणु 20। इस तरह से ये इन और भी बहुत सारी हैं, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं से जो संतृप्त और असंतृप्त बैलेंस होता है वो बनाया जाता है। एक आता है सिंपल लिपिड्स। वसीय अम्लों से बने ये सबसे सरल और मुख्यतः संचय लिपिड्स यानी स्टोरेज लिपिड्स होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, एक सामान्य या वास्तविक। एक होती है, ये दो पार्ट में होता है, ये एक सामान्य हो गया और दूसरा होता है प्राकृतिक मोम। तो सामान्य और वास्तविक, इसमें क्या होता है कि सामान्य में एक ग्लिसरॉल अणु से एक एक करके 3 वसीय अम्ल अणुओं के 3 सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ने से वास्तविक वसा का एक अणु बनता है। इन बंधों को एस्टर बंध कहते हैं। इसीलिए वसा अणु को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। प्रत्येक एस्टर बंध के बनने में जल का एक अणु मुक्त होता है, अतः वसा अणुओं का संश्लेषण भी निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण होता है। स्पष्ट कर सकते हैं कि जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वसीय अम्ल अणु बारी बारी से एक एक करके ग्लिसरॉल अणु से पृथक होते हैं, यानी जिससे कि इस प्रक्रिया में ट्राइग्लिसराइड अणु का पहले डाइग्लिसराइड और फिर मोनोग्लिसराइड अणु में निम्नीकरण होता है। ट्राइग्लिसराइड अणु में ग्लिसरॉल से जुड़े 3 वसीय अम्ल अणु समान व असमान हो सकते हैं। वास्तविक वसाओं के भौतिक लक्षण। वास्तविक वसाओं के भौतिक लक्षण। वसाओं के भौतिक लक्षण। तो वास्तविक लक्षण क्या है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू फैट्स। मूल नंबर 1 करते हैं। नंबर 1, मूलतः ये तरल, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं, परंतु जंतु वसाओं तथा कुछ पादप वसाओं जैसे सरसों है, लौंग है आदि के तेल में हल्का रंग और स्वाद तथा कुछ गंध होती है। नंबर 2, जलरोधी यानी हाइड्रोफोबिक। जलरोधी होने के कारण ये जल में नहीं वरन आध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है, अतः जल में वसा सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में पृथक रहती है और पायस यानी इमल्सन बनाए रहती है। जाड़ों में गीले वालों में तेल लगाकर कंघी पर ऐसा ही पायस दिखाई देता है। ऐसे ही वसा बिंदु जीव पदार्थ में प्रायः पाए जाते हैं। नंबर 3, वसाओं का आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जल में घनत्व से कम होता है, अतः वसा के अणु प्रायः जल की सतह पर रहते और इकहरा अणु स्तर बनाने की प्रकृति रखते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रकार की वसा का निश्चित गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, जो इसके घटक वसीय अम्लों में कार्बन श्रृंखला की लंबाई और दोहरे बंधों के होने न होने तथा होने पर इनकी संख्या पर निर्भर करता है। मानव उपयोग के लिए वसाएं। मानव उपयोग के लिए वसाएं। मानव उपयोग के
लिए वसाएं। मानव उपयोग के लिए वसाएं। फैट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। बीते समय में मनुष्य अधिकतर मेहनत कश होता था। बीते समय में मनुष्य अधिकतम मेहनत कश होता था और घी तथा अन्य जंतुओं वसाओं को पचा लेता था। अन्य जंतु वसाओं को पचा लेता था। वर्तमान में कम मेहनत कश होने के कारण मानव आहार में पहले वनस्पति घी के उपयोग का चलन हुआ। इसे विविध पादप वसाओं के हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। अब डॉक्टर शोधित पादप तैलों यानी रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स के उपयोग की सलाह देते हैं, क्योंकि ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाते हैं। ऐसे तेलों को बहु असंतृप्तों की प्रचुरता वाले तेलों के रूप में प्रचारित किया जाता है। अब वास्तविक वसाओं के रासायनिक गुण। ओके हो गया। वास्तविक वसाओं के रासायनिक गुण क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू फैट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू फैट्स। नंबर 1, तनु कास्टिक सोडा यानी NaOH या कास्टिक पोटास KOH द्वारा वसाओं का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और साबुन के रूप में वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण बन जाते हैं। इसे वसाओं का साबुनीकरण कहते हैं। नंबर 2, वसाओं के वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण से एसिटिल को एंजाइम बनता है जो क्रेब्स चक्र में सम्मिलित होकर ऊर्जा उत्पादन के काम आता है। इससे कीटोन काय, कीटोन बॉडीज, एसिटोएसिटिक अम्ल, एसीटोन तथा बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइलेट बन जाते हैं। पादप वसाओं के हाइड्रोजनीकरण से इनके वसीय अम्लों के दोहरे बॉन्ड समाप्त हो जाते हैं, जिससे ये वनस्पति घी में बदल जाते हैं। वसा प्रधान भोजन हवा में अधिक समय खुला रहे तो हवा की ऑक्सीजन से वसाओं की अभिक्रिया के फलस्वरूप भोजन विकृति गंधी तथा बदबूदार और खट्टा हो जाता है, यानी जिसको कहते हैं भोजन सड़ गया। वास्तविक वसाओं का जो हम भंडारण करते हैं वो कहाँ कहाँ? वसाओं का अधिकांश भाग वसीय अम्लों का बना होता है, जिनमें की कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। अतः इन वसीय अम्लों के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा CO2 एवं जल में न्यूनीकरण होने पर बहुत सी ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा ग्लूकोज की उतनी ही मात्रा के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा की दुगनी से भी अधिक होती है। इसीलिए ऊर्जा उत्पादन हेतु जीव शरीर में आरक्षित भोजन यानी रिजर्व फूड के रूप में वसाओं का भंडारण किया जाता है। ध्यान रखो, भोजन से शरीर की आवश्यकता से अधिक ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन्स को भी वसा में बदलकर इनका भंडारण किया जाता है। अब इन भंडारणों का जो महत्व होता है, जैसे मेन चीज क्या है, जैसे यूकैरियोटिक है, अधिकांश केंद्रकीय कोशिकाओं में, अधिकांश केंद्रकीय कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वसा का सूक्ष्म बिंदुओं से रूप में भंडारण होता है, जिसे आरक्षित उपापचय यानी रिजर्व मेटाबॉलिक फ्यूल कहते हैं। उच्च कशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं में वसा का भंडारण विशेष प्रकार की कोशिकाओं में होता है, जिन्हें वसा कोशिकाएं या एडिपोसाइट्स कहते हैं। कशेरुकों में वसा कोशिकाएं वृक्कों, जननों, नेत्रगोलकों आदि के निकट एकत्रित रहती हैं और कुछ स्थानों पर अपने पृथक एडिपोज ऊतक भी बनाती हैं, जिन्हें वसा डिपो यानी फैट्स डिपो भी कहते हैं, फैट डिपोट्स कहते हैं। वसा भंडारण के महत्व क्या होते हैं? वसा भंडारण के महत्व, वसा भंडारण के महत्व में जीवों में ऊर्जा के लिए वसा भंडारण के महत्व। वसा भंडारण के
महत्व। जीवों में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा के अधिक भंडारण के कई कारण होते हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से दुगनी से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से दुगनी से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि निर्जल होने के कारण, एनहाइड्रस होने के कारण वसा भंडारण आरक्षित ऊर्जा का संगठित भंडार होता है। नेक्स्ट, निर्जल होने के कारण वसा का भार भी कम होता है, अतः इसका वहन सुगम होता है। अब आपको अगला जो बताया था दूसरा, जिसमें प्राकृतिक मोम। प्राकृतिक मोम एक आपको पढ़ा था वास्तविक वसा और दूसरा है प्राकृतिक। प्राकृतिक मोम में क्या है कि ये कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, यानी वही 14 से 36 कार्बन, ये कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला 14 से 36 कार्बन, 14 से 36 कार्बन लंबी श्रृंखला होती है, यानी लॉन्ग चेन प्रायः बसीय अम्लों के गिलिसरॉल से नहीं वरन लंबी कार्बन श्रृंखलाओं वाले एल्कोहलों से जुड़ने से बनते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं, गलनांक होते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। होने के कारण ये सदैव ठोस या अर्ध ठोस होते हैं। इनकी कुछ प्रमुख किस्में और कार्य होते हैं अलग अलग पाए गए हैं। जैसे स्तनियों की त्वचा में उपस्थित तैल ग्रंथियों द्वारा स्रावित मोमिया तैल या सीवम त्वचा एवं बालों को कोमल, चिकना और जल रोधी बनाता है तथा इन्हें जीवाणुओं के आक्रमण से बचाता है। ऊनी बालों वाले स्तनियों के तैल सदृश मोम को लैनोलिन या ऊन तैल यानी वूल ऑयल कहते हैं। ये ऊनी बालों, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ से, ऊनी बालों वाले स्तनियों के तैल सदृश मोम को लैनोलिन या ऊन तैल कहते हैं। अगला, स्तनियों की बाह्य कण नलियों की त्वचा की तैल ग्रंथियों द्वारा स्रावित मोमिया पदार्थ को सेरुमैन या कण मोम कहते हैं। ये हवा के साथ आए धूल के कणों आदि को उलझाकर भीतर जाने से रोकता है। नेक्स्ट, कई प्रकार के जल पक्षी अपनी प्रीन ग्लैंड्स में से मोमिया पदार्थ स्रावित करते हैं जो इनके पैरों को जलरोधी बनाता है। नेक्स्ट, मधुमक्खियां अपनी उदरीय ग्रंथियों से स्रावित मोम से अपना छत्ता बनाती हैं। पेड़ों की कार्क में सुवेरिन नामक मोमिया पदार्थ की बहुतायत होती है। ये रहे आपको प्राकृतिक मोम के लक्षण। प्राकृतिक मोम में अब है संयुक्त या संयुग्मित लिपिड्स क्या होता है, कंपाउंड्स और कॉन्जुगेटेड